हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए हिंदी का एक और लेक्चर लेकर आए हैं और आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है हिंदी भाषा के शब्द। तो अभी तक जिन्होंने हमारे पिछले लेक्चर्स देखे हैं वो जान चुके होंगे कि अभी तक हम वर्ण व्यंजनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लाइक जैसे किसी भी भाषा को जानना हो तो भाषा क्या होती है जो हम बोलते हैं और उसके लिखित रूप को हम वर्णों के द्वारा जो है अभिव्यक्त करते हैं। तो वर्णों में क्या क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। अब उन स्वर और व्यंजनों से शब्द जैसे बनते हैं, तो शब्द होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब चीजें हम इस लेक्चर में जानेंगे। और जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं स्टेप वाइज, तो मैं यही आशा करूंगी कि जो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस सीरीज में चलें। कोई भी डाउट होता है आप इस वीडियो के नीचे अपनी क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं और हम जितना अच्छे से हो सके उसका आंसर आपको जरूर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था कि वर्ण और व्यंजन, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण, उनका उच्चारण स्थान, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर उन वर्ण व्यंजनों में सही वर्तनी का क्या महत्व है ये हमने देखा। और उसी सही वर्तनी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उससे बनते हैं हिंदी के शब्द। और ये हिंदी के जो शब्द हैं यही हम अच्छे से पढ़ेंगे आज। और मैं आपको बता दूं, इस विषय से संबंधित पेपर में प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसलिए ये लेक्चर और इससे अगला वाला लेक्चर जो है वो आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड आपको करवाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसमें से क्वेश्चंस आने लगे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो यह है कि शब्द होता क्या है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अब इस परिभाषा में 3 चीजें हैं। एक तो वर्णों या अक्षरों का समूह, समूह होना चाहिए वर्णों या अक्षरों का, और जिसका कोई अर्थ निकले। जब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो शब्द नहीं कहलाएगा, वो निरर्थक हो जाएगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैं फिर वो तो निरर्थक शब्द हो जाएगा, लेकिन फिर ये है कि वो शब्द की कैटेगरी में ही नहीं आएगा, वो फिर इनवैलिड ही हो जाएगा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इनवैलिड। तो वो चीज आप ध्यान में रखिए। अब जैसे ये जो हम समूह कह रहे हैं, कैसे, जो हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा था, शब्द है पुस्तक। ये पुस्तक जो है वो उसका वो किन वर्णों के समूह से बना है ये देखिए। जैसे प, उ, स, त, अ, क, इनसे मिलकर बना है पुस्तक। और ये देखिए वर्ण विच्छेद यहाँ पर भी सही प्रकार से है। और इसी को हम कहते हैं वर्तनी, कि इस शब्द की जो वर्तनी है हमें पता होना चाहिए कि प के साथ ये जो छोटा ऊ है इसका चिन्ह क्या है। और पुस्तक, किसी भी शब्द की सही वर्तनी जानने के लिए, वैसे वर्तनी पर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इस पर हम अलग से भी लेक्चर लेंगे। बट फिर भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको किसी शब्द की सही वर्तनी पहचाननी है कि सही स्पेलिंग्स क्या है, उसका सही उच्चारण करना सीखिए। जब तक आप एक वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तब तक आप उसे सही से स्पेल नहीं कर सकते। उसी प्रकार यही चीज अगर हम हिंदी में कहें कि जब तक आप एक शब्द का सही उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आप उसकी सही वर्तनी नहीं समझ पाएंगे कि उसमें कौन सा स्वर आएगा, कौन सा व्यंजन आएगा। तो उसके लिए आपको उच्चारण सही होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो अब जैसे हम कह रहे थे कि जो शब्द हैं उनका समूह होता है और उनका कोई अर्थ होता है। तो उसके लिए हमारे पास ना यहाँ पर 3 शब्द जैसे कहते हैं व्यंजन है, क, म और ल। अब ये हमारे पास 3 वर्ण हैं। अब इन 3 वर्णों से हम क्या क्या बना सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप देखें क, ल, म, इसमें हमने ये जो 3 वर्ण थे उसमें से ना जैसे हमने ये देखा, या तो हम हमारे दिमाग में आता है कमल या कलम। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैंने ना कलम लिखा है, लेकिन कलम लिखते वक्त आपने क्या किया, जो लाइन है वो एक तो कल के ऊपर डाली और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया और फिर म के ऊपर डाली, तो उससे क्या होगा, ये लगेगा कि ये जो शब्द है ये कलम नहीं है, ये है कल और म। यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है शब्द के निर्धारण में। और ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा। शिरोरेखा जो सबसे ऊपर है, जो रेखा जो खींची गई है, तो इसलिए सर के ऊपर जैसे हम कहते हैं। तो ये है कि जो शिरोरेखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो शिरोरेखा है ये डिसाइड करती है, ये निर्धारित करती है कि कितने वर्णों के समूह को मिलाकर एक शब्द बनेगा।
अब जैसे यहाँ पे 2 शिरोरेखाएं हैं तो 2 शब्द बन गए। उसी प्रकार जैसे है क म ल से कलम और कमल, बहुत इजीली ये दोनों आपके सार्थक शब्द हैं। और उसी प्रकार अब एक और जो शब्द है मकल, ये भी म, क और ल, अब ये भी इन तीनों वर्णों से ही मिलकर बना है, इनका प्रॉपर समूह है और इस पूरे के ऊपर एक शिरोरेखा भी है, लेकिन मकल का कोई अर्थ ही नहीं होता। तो इसलिए ये जो दोनों शब्द थे कमल और कलम, ये थे हमारे सार्थक शब्द जो एक्चुअली में शब्द हैं। लेकिन ये जो है मकल, ये कुछ नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये आपका बिल्कुल ही निरर्थक है। तो इसलिए याद रखिएगा शिरोरेखा का अपना महत्व है और ये जो शब्द हैं उनका जो व्यंजन है उनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ण हमारे पास 3 ही थे क म और ल, उससे कलम भी बना और कमल भी, और दोनों के अर्थ में कितना ज्यादा अंतर है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए शब्दों का क्रम पहचानना बहुत आवश्यक है, शिरोरेखा बहुत आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे कि शब्द है क्या। अब देखिए जो मैं पीछे वर्तनी में आपको बता रही थी कि आप किस प्रकार से एक शब्द का उच्चारण करते हैं, वो डिसाइड करता है कि उस शब्द की वर्तनी कितनी सही है या गलत, क्योंकि उससे अर्थ बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने आपको दिए हैं, जैसे सुर और सूर। अब कुछ जो विद्यार्थी हैं वो इसको भी सुर ही बोलते हैं, इसको भी सुर ही बोलते हैं, लेकिन सुर स को जब छोटे ऊ की मात्रा आती है तो वो उसका अर्थ होता है देवता, जैसे सुर असुर। उसी प्रकार होता है सूर, सूर हम सूर्य को कहते हैं। तो देखिए केवल स्वरों में अंतर आने के कारण छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ आ गया, तो अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार ग्रह और ग्रही, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आधा ग और र है, जबकि यहाँ पे ग के साथ री का स्वर है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको भी ग्रह, ये है आपका ग्रह, यानी कि जो ग्रह नक्षत्र वगैरह होते हैं बृहस्पति मंगल शनि, लेकिन ये है गृही, इसका उच्चारण कैसे होगा गृही, थोड़ा ई का स्वर आ जाएगा, गृह उ उस तरह करके मूर्धन्य स्वर है ये। तो यहाँ पर आपका जो है ग्रह उसका मतलब होता है घर। तो इसमें क्या था, व्यंजन स्वरों में अंतर था, थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया जिससे अर्थ में अंतर आ गया। तो ये इस प्रकार के भी शब्द होते हैं, और ये जो शब्द होते हैं इन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं या श्रुति संभिन्नार्थक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन 90% आता ही आता है, और इसके भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे करेंगे। आप इस चीज के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे। फिर जैसे है तरणी और तरणी, अब देखिए ऊपर वाले जो वर्ड्स थे वो फिर भी बोलने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे थे, लेकिन जो ये है तरणी और तरणी, दोनों बोलने में कितने समान हैं, बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जहां पर ण को छोटी की मात्रा है वहां पर है इसका मतलब सूर्य तरणी, लेकिन जो है तरणी कि जो हमें मतलब पार लगा दे, तैरकर हमें वहां पार लगा दे, वो तरणी का मतलब होता है नाव जो तैर रही है। उसी प्रकार निर्जर और निर्झर, ज और झ में अंतर आ गया। कभी कभी जो लोग हैं वो गलत उच्चारण करते हैं, और गलत उच्चारण का क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। उसी प्रकार उत्पल और उपल, कभी कभी जल्दबाजी में बोलते बोलते हम जल्दबाजी में ये आधा तो ऐसा मिस कर जाते हैं, जैसे उत्पल उपल। तो उत्पल का मतलब होता है कमल, उपल का मतलब होता है पत्थर या ओले। उसी प्रकार आदि आदि। तो ये सब जो हैं ये आपको पता होना चाहिए कि केवल स्वर या व्यंजनों में जरा सा भी परिवर्तन करने से अर्थ में कितना अंतर आ जाता है। तो इसलिए जब आप शब्द का निर्माण करते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अब आते हैं सबसे मतलब मुख्य चीज पर जो पेपर में भी पूछी जाती है, जैसे है शब्दों का वर्गीकरण। आप जो हिंदी के जो शब्द हैं उन्हें किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, उनका भेदीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। तो अब जैसे आपको याद होगा कि जब हम स्वर व्यंजन पढ़ रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम स्वर 4 होते हैं मूल स्वर, या मूल स्वर 11 होते हैं, हमें ये नहीं पता। तो मैंने कहा मूल स्वर 4 भी होते हैं, मूल स्वर 7 भी होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप मूल स्वर की परिभाषा क्या ले रहे हैं। उसी प्रकार जो शब्द हैं ये 4 आधारों पर हम वर्गीकृत करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और रूपांतर के आधार पर। अब हो सकता है ये 3 प्रकार के हों, ये 2 प्रकार के हों, ये 4 प्रकार के हों। तो इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि जो शब्दों के प्रकार हैं, शब्द केवल 4 ही प्रकार के होते हैं।
डिसाइड ये किया जाता है कि शब्द हम किस आधार पे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करें तो उसकी जो संख्या है वो भिन्न होगी। अगर हम रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी संख्या भिन्न होगी। तो इसमें कोई भी रट्टा मारने वाली बात नहीं है, आपको लॉजिक समझना होगा, तर्क समझना होगा। तो अब सबसे पहले आता है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द दो ही प्रकार के होते हैं, या तो होते हैं सार्थक शब्द या होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से? जिनका कोई अर्थ होता है, सिंपल सी बात। और निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना हो। अब जैसे नभ, चल, रोटी, गाय, ये सारे सार्थक शब्द हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना चाय वाय, चाय तो सार्थक है लेकिन ये जो वाय है ये आपका निरर्थक शब्द है। तो निरर्थक ये है वाय। फिर पानी तो सार्थक है लेकिन वाणी, अब वाणी होता है लेकिन ये वाणी, ये जो हम सिर्फ राइम बनाने के लिए कभी कभी अपने एंड पर ही शब्दों का निर्माण कर देते हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कभी कभी हमसे पेपर में पूछा जाता है कि सार्थक निरर्थक शब्दों के जोड़े लिखिए, सार्थक निरर्थक शब्दों के जोड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक शब्दों का ऐसा जोड़ा लिखना है जिसमें एक शब्द सार्थक है और दूसरा निरर्थक। तो उसमें चाय वाय, पानी वानी, भटूरे छठूरे, ये सारे आप ऐसे लिख सकते हैं उदाहरण में। फिर दूसरा प्रकार आता है रचना के आधार पर। रचना क्या होती है? किसी चीज को बनाना। तो अब रचना या बनावट या व्युत्पत्ति, ध्यान रखिए ये जो शब्द है ना व्युत्पत्ति, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको उत्पत्ति के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए उत्पत्ति का मतलब होता है कि कोई शब्द कहाँ से जन्मा है, उत्पन्न कहाँ से हुआ है। और रचना का मतलब क्या है कि किसी शब्द को बनाया कैसे गया है। अब हो सकता है कि वो शब्द उत्पन्न कहीं से हुआ हो लेकिन उसे बनाया किस प्रकार से गया, वो चीज बहुत डिपेंड करती है। तो रचना के आधार पर तीन प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे रूढ़ हम कहते हैं ना पुराने टाइम से चला आ रहा है, ये फिक्स जी है। तो जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड ना हो सके, देखिए खंड का मतलब होता है टुकड़े होना, लेकिन खंड जो है वो सार्थक होने चाहिए। अब ऐसे तो हम कहें भाई जो कमल शब्द है, कमल शब्द जो है वो रूढ़ है, क्यों? क्योंकि उसके हम तीन खंड कर सकते हैं, क, म और ल। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता, इसलिए उन्होंने कहा है कि खंड जो है वो सार्थक खंड होने चाहिए, जो टुकड़े भी किए उनका कोई अर्थ होना चाहिए। तो जैसे मेज, गाय, कुर्सी, किताब, ये सारे रूढ़ शब्द हैं। क्यों? अब जैसे किताब है, इसे आप दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, दो भागों में बांट नहीं सकते, नहीं तो वो निरर्थक बन जाएगा। लेकिन यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होता है? योग से बनना। योग मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो इसलिए दो या अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवालय, देव जमा आलय, अब देव का अपना अर्थ है, आलय का अपना अर्थ है। पदक्रम, पद जमा क्रम, पद का अपना अर्थ है, क्रम का अपना अर्थ है। पथ भ्रष्ट, पथ का अपना अर्थ है, भ्रष्ट का अपना अर्थ है। तो ये होते हैं हमारे यौगिक शब्द। अब तीसरा क्या प्रकार आता है? वो आता है आपका योग रूढ़। अब ध्यान दीजिए, योग रूढ़ में यौगिक भी है और रूढ़ भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यौगिक है यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बना है, लेकिन रूढ़ किस वे में हुआ कि उसका जो अर्थ है वो कुछ भिन्न निकल रहा है। कि जैसे जो शब्द यौगिक होने के बाद भी कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, जैसे पंजाब। अब पंजाब में आप सोचेंगे कैसे? पंजाब जो है वो एक स्पेशल स्टेट का नाम है, लेकिन ये कैसे बना है? 5 जमा आब या पंच जमा आब। आब का मतलब क्या होता है? नदियां। और पंजाब का मतलब क्या होता है? 5 नदियों का समूह। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कहूं मुझे पंजाब जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर भी 5 नदियां मिल रही हैं वो हमारी पंजाब स्टेट हो गई। जब मैं कहती हूँ कि मुझे पंजाब जाना है तो मैं एक स्पेसिफिक स्टेट की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ। अब हो सकता है वहां पे 5 नदियां पहले बहती हूँ लेकिन अब नहीं बहती, लेकिन उसका नाम तो आज पंजाबी है ना, इसलिए ये एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। तो ये आपका योगरूढ़ शब्द हुआ। उसी प्रकार हिमाचल या मृत्युंजय। अब हिमाचल जो है वो भी जैसे हम कहते हैं कि एक स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल कैसे बना है? हिम जमा अचल। अचल मतलब क्या होता है? पर्वत। और हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, यानी बर्फ का पहाड़। तो लेकिन अब ये है कि जितने भी बर्फ के जो पहाड़ है उन्हें हम हिमाचल नहीं कहते हैं, लेकिन हिमाचल एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम है। तो ये दो शब्दों से मिलकर तो बना है लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए ये आपका योगरूढ़ है। उसी प्रकार मृत्युंजय, मृत्यु जमा अजय,
यानी जिसने मृत्यु पर विजय पा ली हो, जो मृत्यु के सामने भी अजेय खड़ा हो, मृत्यु उसे परास्त ना कर सके। लेकिन ये हम जर्नल सेंस में नहीं कह रहे, मृत्युंजय जो आपका है अर्जुन का एक दूसरा नाम है। तो इसलिए आपका जो मृत्युंजय, तो ये जो है ये आपका एक स्पेशल अर्थ जो है प्रकट कर रहा है। तो इसलिए जो हमारा मृत्युंजय है वो योगरूढ़ शब्द में आएगा। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में कितने प्रकार, हिंदी के शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसमें प्रॉपरली लिख सकते हैं कि हिंदी के शब्द 4 प्रकार से विभेदीकरण या वर्गीकृत हो सकते हैं। अर्थ के आधार पर हैं 2 प्रकार के, रचना के आधार पर हैं 3 प्रकार के, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब संकर शब्द, ये भी क्या है, ये रचना के आधार पर ही है वर्गीकरण, लेकिन जनरली हम रचना के आधार पर 3 शब्द लेते हैं, आपका रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। लेकिन ये जो संकर शब्द है ये भी रचना के ही आधार पर है। अंतर क्या है? संकर शब्द बेसिकली यौगिक शब्द ही हैं। अंतर क्या होता है कि जैसे भी हमने पीछे देखा, विद्या जमा आलय विद्यालय, तो विद्या और आलय सेम ही भाषा के थे, यानी कि संस्कृत मूल के शब्द थे, विद्या भी और आलय भी। अब ये सोचिए, हो सकता है कि तो भिन्न भाषाओं के शब्द आपस में मिल रहे हो, जैसे कि रेलगाड़ी। अभी तक हमें लगता था कि रेल जो है वो हिंदी का शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है, लेकिन जो रेल है, रेल, वो अंग्रेजी का शब्द है। तो जब 2 भिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। तो जैसे जो रेल जमा गाड़ी, ये अंग्रेजी और हिंदी के मिलने से बना है। फिर वर्षगांठ, ये जो वर्ष है वो संस्कृत का है और गांठ जो है वो हिंदी का है, दोनों में अंतर है तत्सम तद्भव का। उसी प्रकार उड़न तश्तरी, उड़न जो है वो हिंदी का शब्द है जो उड़ान से बना है, और तश्तरी ये आपका उर्दू फारसी मूल का शब्द है, तो इसलिए ये भी आपका संकर शब्द हुआ। फिर नेक चलन, नेक चलन, नेक जो है हिंदी का शब्द है, चलन जो है वो फारसी का शब्द है। तो इसलिए ये जितने भी आपके शब्द हैं, कुछ उदाहरण है ये, वैसे तो और भी बहुत कई उदाहरण हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि संकर शब्द का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के हैं, सार्थक निरर्थक, रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, चौथा एक प्रकार है संकर शब्द। अब तीसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर, कि कोई शब्द कहाँ से जन्मा है। अब जैसे देखिए, हम कहते हैं मनुष्य को अगर उत्पत्ति के आधार पर बांटा जाए तो कोई भारतवासी है, कोई अमेरिका का वासी है, कोई जापान का वासी है। लेकिन शब्द जो हैं वो कैसे हैं, जैसे कि अगर हम हिंदी कंटेक्स्ट में बात करें, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत मूल के शब्द हैं, जो सीधे संस्कृत से आए हैं बिना उनका परिवर्तन हुए, जैसे अग्नि, अचल। तो ये सारे जो हैं ये प्योर संस्कृत के शब्द हैं। वत्स, ये सारे प्योर संस्कृत के शब्द हैं, तो इसलिए इन्हें तत्सम कहते हैं। लेकिन यही संस्कृत मूल के शब्द जब हिंदी में आकर बदल जाते हैं, जैसे अग्नि का बन गया आंख, अग्नि का मतलब बन गया आग, अक्षी का मतलब बन गया आंख, तो अक्षी जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन उसका तद्भव रूप जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गया वो बन गया आंख। क्षेत्र का बन गया खेत। तो इसलिए जो संस्कृत शब्द जो हिंदी में आकर बदल गए हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। फिर आते हैं देशज। देशज मतलब कि हैं तो भारत के ही, लेकिन वो स्थानीय भाषा से हिंदी में आए हैं। अब जैसे भारत में आप जानते हैं कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो स्थानीय भाषा में, और ये वो भी हैं देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता। ये वाले शब्द हैं, इनका ध्यान रखिए। अगर आपको देशज शब्द की परिभाषा है तो ये लिखना बेहतर रहेगा कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना हो वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अब कभी कभी क्या होता है, हम साथ में बैठे हैं कुछ दोस्त, हमने कोई नया वर्ड ऐसे अपने आप से डिस्कवर कर लिया, और उसके बाद फिर हम अक्सर वो वाला शब्द जो है प्रयोग में लाने लगे, लेकिन अब हमें नहीं पता वो जो शब्द है वो संस्कृत का है, हिंदी का कहाँ का है। वो हमने बस ऐसे ही अपने आप से बना लिया शब्द और वो चलन में आ गया, तो वो आपका देशज शब्द हो जाएगा। और ये है जैसे कि लोटा, हम कहते हैं ना 1 लोटा पानी ला दो यार, तो ये जो लोटा शब्द है ये बेसिकली आपका देशज शब्द है। फिर हैं विदेशज, इन्हें समझना बहुत आसान है। विदेशज मतलब जो भारत के नहीं है, विदेश से आए हैं, तो यानी कि जो हिंदी के शब्द नहीं है, किसी दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं, वो आपके विदेशज हो जाते हैं। जैसे कि चीनी भाषा से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से आए हैं, उर्दू फारसी मूल के शब्द जो हैं, पुर्तगाली शब्द, जापानी शब्द, तो कोई भी जो दूसरी भाषा के शब्द जो हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशज कहते हैं।
और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदी भाषा में करीब 2500 अरबी भाषा के शब्द हैं, 3500 के करीब फारसी भाषा के शब्द हैं और 3000 के करीब या उससे ज्यादा ही होंगे अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सोचिए कितनी लंबी इसकी लिस्ट है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको अंतर बता देती हूँ। वैसे ये जो टॉपिक है ये और बड़ा है, जब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे तब भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट स्टिल तत्सम और तद्भव स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैम इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। कभी कभी कुछ शब्द तो हमें पता होता है, जैसे अग्नि और आग, कि अग्नि जो है वो शुद्ध शब्द है, वो आपका तत्सम है, और आग जो है वो तद्भव है। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम श्योर नहीं होते, तो तब हम तत्सम और तद्भव को पहचाने कैसे। तो उसके एक दो छोटे छोटे से ट्रिक हैं, वो आप जान लीजिए। बाकी तो जितना आप अभ्यास करेंगे आपको आइडिया पता चलता रहेगा। तो इसका सबसे पहले एक जो ट्रिक है वो क्या है कि जितने भी आपके संयुक्त वर्ण हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, द्य, ये जितने भी आपके संयुक्त अक्षर हैं ये सारे तत्सम शब्द में होते हैं। ये कभी भी आपके जो है तद्भव में नहीं आएंगे, ये हमेशा आपके तत्सम शब्द ही होंगे। कि जिस भी शब्द में संयुक्त अक्षर आ गया 99.9%, देखिए मैं फिर भी 100% नहीं कहूंगी, कभी कभी एक्सेप्शंस निकल आती हैं, लेकिन स्टिल जितने भी जो संयुक्त अक्षर हैं 99.9% वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें पता तो होता है कि वट वृक्ष को बड़ का पेड़ कहते हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता होता वट जो है वो तत्सम शब्द है या बड़। तो याद रखिए जहाँ पे व और ब में कंपैरिजन हो रहा हो तो जो व वाला शब्द है वो तत्सम होता है और ब वाला तद्भव होता है अक्सर। जैसे वत्स को कहते हैं बच्चा, तो वत्स है आपका तत्सम, बच्चा है आपका तद्भव। वधु और बहु, वधु जो है वो है आपका तत्सम और बहु जो है वो है आपका तद्भव। ये हुआ व और ब का। फिर श और स का भी हम कह सकते हैं, जैसे कि जहां पर श और स में कंपटीशन हो, जैसे शत और सौ, शिक्षा और सीख, श्रावण और सावन। सबका मतलब एक ही है, लेकिन ये आपका तत्सम है, ये तद्भव है। श वाला तत्सम है, स वाला तद्भव है। ये एक छोटा सा तरीका है। फिर विसर्ग जो है, विसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्द में ही आएगा, ये हमेशा याद रखिए। उसी प्रकार जो श षटकोण जो होता है, ये आप जानते हैं ना, श षटकोण, ये हमेशा तत्सम शब्दों में ही आएगा। तो विसर्ग हो गया, श षटकोण हो गया, संयुक्ताक्षर हो गए, ये 99.999% आपके तत्सम शब्दों में ही आते हैं। अब देखिए हम कुछ लिस्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको आइडिया लग सके। पहला जो कॉलम है वो तत्सम का है, दूसरा तद्भव का, ये तत्सम का, ये तद्भव का, ये तत्सम का, ये तद्भव का। अब जैसे है अमृत, अमृत तत्सम संस्कृत मूल का है, जिसे हिंदी में कहते हैं अमी। अर्ध आधा, अश्रु आंसू, कार्य काज या काम, कपाट उसे हम कहते हैं किवाड़, कंदुक उसे हम कहते हैं गेंद, जो हिंदी में कहते हैं ना यार हम गेंद खेल रहे हैं, तो उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, कंदुक। फिर कटु, हम कहते हैं कटु वचन मत बोलो, तो कटु मतलब होता है कड़वा, तो कटु तत्सम, कड़वा तद्भव। फिर गृह का घर, घृत का घी, चंचू का चोंच, ग्राम का गांव, गोधूम का गेहूं। तो ये सारे कुछ कुछ उदाहरण हैं, हालांकि लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी देखिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत भी अगर आप समझेंगे तो उससे आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। फिर आते हैं चौथे प्रकार पर, जो है विदेशज शब्द। और याद रखिए विदेशज को हम आगत शब्द भी बोलते हैं। आगत का मतलब क्या होता है, हम जैसे कहते हैं ना आवत, तुम आवत हो, आवत मतलब जो कहीं से आया हुआ है, जो हमारे यहाँ का नहीं है, जो कहीं और से आया हुआ है। तो जो कहीं बाहर से आया हुआ है वो विदेशी हुआ, तो इसलिए विदेशज शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, यू नेवर नो पेपर में आपसे क्या पूछा जाए परिभाषा में, हो सकता है वो कह दे आगत शब्द की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए, तब आप सोचेंगे आगत क्या है, मैम ने तो बताया ही नहीं। तो आगत हम विदेशज शब्दों को ही कहते हैं। और देखिए अंग्रेजी के कितने सारे शब्द हिंदी में मिले हुए हैं, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट। फिर फारसी मूल के शब्द अनार, सोचिए अनार ये आपका फारसी का शब्द है। चश्मा जो आजकल हर कोई पहनता है, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, अरे भाई नमक के बिना क्या है, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल। ये सारे के सारे आपके अरबी फारसी मूल के शब्द हैं। जैसे देखिए अरबी के औलाद, अमीर, कत्ल, कलम। फिर पुर्तगाली शब्द अचार, अचार हमेशा हर कोई खाता है, साबुन, तौलिया, तिजोरी, चाबी।
सोचिए सारे पुर्तगाली शब्द हैं। फिर चीनी शब्द तूफान, लीची, चाय। सोचिए चाय जिसके बिना कोई रह नहीं सकता, वो चीनी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा। फिर जापानी भाषा का शब्द रिक्शा। अरे भाई जिस रिक्शा में आप बैठते हैं वो जापान से आया है शब्द। तो सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो हमें कभी कभी पता ही नहीं होते हैं। ओ, तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा था वो भी आखिरी प्रकार नहीं था। आखिरी प्रकार अब है शब्दों का रूपांतर के आधार पर। अब देखिए कभी कभी ना जब स्टूडेंट्स के सामने एकदम से नया शब्द आ जाए तो बड़े वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे हिंदी के जो शब्द हैं उनकी कोई ऐसे स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, वो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, आपकी वोकेबलरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप जितने भी नए शब्द जान लें कुछ ना कुछ नए शब्द निकल ही आते हैं। तब आपको पैनिक नहीं करना है। बाई चांस पेपर में आपके सामने नया शब्द आ जाए और कोई बड़ा शब्द हो तो ट्राई कीजिए उसे तोड़ने का, हो सकता है अंतर आपको पता चल जाए, उसका अर्थ पता चल जाए। तो जैसे रूपांतर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रूप और अंतर, यानी कि जिन शब्दों के रूप में अंतर आ जाए, मतलब जो शब्द बदल जाए, उसके आधार पर क्या हो सकता है कि या तो शब्द बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। वही है विकारी और अविकारी। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो विकारी शब्द यानी कि जो शब्द परिवर्तित हो जाएं, और अविकारी जो शब्द कभी अपना रूप नहीं बदलते, जो कभी परिवर्तित नहीं होते। लेकिन वो बदलते किस आधार पर हैं? लिंग के आधार पर, पुरुष के आधार पर, वचन के आधार पर, या किसी और अन्य आधार पर। अब जैसे है गाय, गाय जो है उसका वो एक वचन है, उसका बहुवचन क्या होगा? गायें, गायें चर रही हैं। फिर सॉरी ये लड़क नहीं लड़का, लड़का, लड़की, लिंग के आधार पर बदल गए। लड़का, लड़के, ये आपका वचन के आधार पर बदल गए। लड़के, लड़कों, या आप पुरुष के आधार पर बदल गए। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो शब्द हैं ये सारे विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते किसी भी परिस्थिति में। और इन अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। और याद रखिए अव्यय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे। और अव्यय शब्द, अब जैसे आज, हम कहते हैं ना मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। अब जो लड़का है वो भी आज ही कहेगा, लड़की भी आज ही कहेगी। किसी भी आधार पर 10 लोग होंगे वो भी आज ही कहेंगे, एक व्यक्ति होगा वो भी आज ही कहेगा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो अव्यय शब्द का मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन अगर बता दूं कि जो सदा एक समान ही रहते हैं, अपरिवर्तनशील, जिनमें किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, और इसलिए हम इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के आधार पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, और ये शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। जैसे कि जब, तब, अभी, उधर, वहां, कब, क्यों। आप देखिएगा ये जितने भी जो शब्द यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन्हें आप किसी भी आधार पर करके देख लीजिए, एक वचन में, बहुवचन में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, किसी भी प्रकार से करके देखिए, ये शब्द कभी रूप ही नहीं बदलते हैं, तो इन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। और इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमारे पास। जैसे अब देखिए एक शब्द है दिन भर। अब इसे ना आप किसी भी परिस्थिति में डाल के देख लीजिए, बालक दिन भर पढ़ता है, बालिका दिन भर पढ़ती है। लिंग बदल के देख लिया, शब्द नहीं बदला। फिर वचन बदलते हैं, बालक एवं बालिकाएं दिन भर पढ़ती हैं, बालक एवं बालिकाओं ने दिन भर पढ़ा, या बालकों को दिन भर पढ़ने दो। यहाँ पर आपने पुरुष भी बदल दिया और आपने वचन भी बदला, तब भी दिन भर शब्द ऐसे ही रहा। फिर मैं दिन भर पढ़ता हूं, तो आपने हर प्रकार से करके देख लिया, लेकिन ये जो शब्द है ये ज्यों का त्यों ही बना रहा, तो इसका मतलब कि ये आपका अव्यय शब्द है। तो इसी प्रकार आप शब्दों की पहचान करते हैं। और जैसे जो अव्यय शब्द हैं अविकारी, उनके भी बहुत सारे प्रकार हैं। उसी प्रकार जो विकारी शब्द हैं जो किसी भी आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उसके भी आगे 4-5 प्रकार हैं। तो वो जितने भी जो सारे प्रकार हैं वो हम धीरे धीरे करके आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन वही है, जितना आप सीरीज में चलेंगे उतना आप अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए ये वीडियो तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम आशा करते हैं कि इससे आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। हम ये भी बता दें हमारा जो अगला वीडियो है उसमें हम 2 विषयों पर चर्चा करेंगे, एक तो अव्यय के भेद और एक शब्द युग्म। मैंने आपको बताया था ना जैसे पीछे आदि आदि, तरणी तरणी, तो वो होते हैं शब्द युग्म, तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अव्यय के भेद के बारे में। तो ये हम आपके लिए अगले लेक्चर में लेकर आएंगे।
बाकी आपकी कोई क्वेरी हो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और वेबसाइट आपके सामने है। इस पर आप अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे वीडियोस आपके लिए लाभदायक सिद्ध हों, यही हमारा प्रयास है। तो हम आपसे विदा लेते हैं इस आशा के साथ कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। तब तक के लिए धन्यवाद।